हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इस चैप्टर्स में हम ये पढ़ रहे थे कि सोशल ग्रुप्स जो थे फार्मर्स के, वर्कर्स के, उनका कितना इम्पोर्टेंस है नेशनल मूवमेंट में, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में। तो चलिए हमारा लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। We need to start from feminist movements. In the Indian social system, women were given secondary position. हमारा इंडिया का जो सोशल सिस्टम था, मेनली मिडिएवल पीरियड के बाद से ऐसा था कि वुमेन की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वुमेन को हमेशा से सेकंड पोजीशन, मतलब हर जगह किसी भी चीज़ के लिए केपेबल एक आदमी को ही माना जाता था, मेन को ही माना जाता था, और वुमेन को सेकंड पोजीशन दी जाती थी। Due to many evil practices, they were subjected to injustice. और बहुत सारी एविल प्रैक्टिसेस थी हमारी कंट्री में, जिसके कारण हमेशा वुमेन के साथ इनजस्टिस होता था। जैसे सती प्रथा थी। सबसे वर्स्ट जो प्रैक्टिस हमारे कंट्री में होती थी वो सती प्रथा ही थी कि हस्बैंड की डेथ के साथ साथ जो उसकी वाइफ रहती थी उसे भी ज़िंदा जलना पड़ता था। साथ ही साथ जो भी विडो हो जाती थी उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी, और डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे मार पीट और गलत ट्रीटमेंट बहुत था। बट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड देयर वॉज एन अवेकनिंग अगेंस्ट इट. Some of the male reformers took initiative in the reform movement related to women. In the course of time, women leaders starting coming forward. और लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियड आया, इस पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग थी, बहुत ज़्यादा जागरूकता थी। बहुत सारे मेल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे मूवमेंट्स किए वुमेन से रिलेटेड, और इसीलिए बहुत सारी वुमेन लीडर्स थी जो आगे आई और नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। देयर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी established. Pandit Ramabai established the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan. Similarly, Seva Sadan founded by Ramabai Ranade are examples of this. और जितनी भी वुमेन थी ये अपना एक अलग इंस्टीट्यूट या अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गई। जैसे पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज और शारदा सदन बनाया था, वैसे ही सेवा सदन रामाबाई रनाडे ने बनाया था, जो एग्जाम्पल इन ऑर्गेनाइजेशंस के। भारत महिला परिषद एंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वर फाउंडेड एज वेल. देयरफॉर दिस institutional work reached at the national level. For the issues such as the right to inheritance, right to vote, etc., women had to struggle through the medium of these organizations. और भारत महिला परिषद हो गया, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटअप किए गए थे। और ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके जो भी काम थे वो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे पहुंच चुके थे, इनकी डिमांड्स नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी थी। ये लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस ने इश्यूज रेस की थी। पहला, राइट टू इनहेरिटेंस। राइट टू इनहेरिटेंस मतलब जब भी फादर की प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता था, हमेशा मेल मेंबर को ही उसमें से जो भी प्रॉपर्टी है मिलती थी, मेल मेंबर को ही पार्ट मिलता था, वुमेन को नहीं मिलता था। तो ये इनहेरिटेंस के लिए वो लोग लड़े थे। राइट टू वोट की हमें भी अपना लीडर चूज़ करने का मौका दिया जाए, हमें भी जो उस समय भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे उन्हें चूज़ करने का मौका दिया जाए। तो इन सब के लिए स्ट्रगल कर रही थी वुमेन, और यही मीडियम, ये ऑर्गेनाइजेशंस ही मीडियम थे स्ट्रगल करने के लिए। रखमाबाई जनार्दन सावे was the first practicing woman doctor in India. She delivered series of lectures related to health issues of women. She also opened a branch of Red Cross Society at Rajkot. जो रखमाबाई जनार्दन सावे थे, उन्होंने सबसे पहले एज अ वुमेन डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए थे हेल्थ से रिलेटेड ऑफ वुमेन अलग अलग जगहों पे, और उन्होंने एक ब्रांच भी खोला था रेड क्रॉस सोसाइटी का राजकोट में। ड्यूरिंग द 20th of century, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन in public life began to increase.
Women's participation in the national movement and revolutionary work was significant. अब 20th सेंचुरी में वुमेन का पार्टिसिपेशन जो नॉर्मली क्या होता था घर तक ही होता था, अब बाहर की पब्लिक लाइफ में भी होने लगा. वुमेन का पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट्स में होने लगा, रिवॉल्यूशनरी वर्क में होने लगा, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है. आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वुमेन वर इंक्लूडेड इन द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एज वेल. तो 1935 के एक्ट के बाद जो भी मिनिस्ट्रीज होती थी उसमें भी वुमेन्स को इंक्लूड किया गया. प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स का इलेक्शन होता था उसमें वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट करने दिया गया. आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं 50% वो ब्रिटिशर्स के रहने तक ही थी. इंडिपेंडेंस के बाद मेन और वुमेन को इक्वालिटी प्रोवाइड की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने. लेकिन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता. प्रोवाइड लोगों को करना पड़ता है, मेंटली लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है वुमेन को इक्वल. और कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में ये चीज़ नहीं है, और है भी तो कम्प्लीटली नहीं है. वुमेन को सेकंड ही माना जाता है, इसलिए आज भी इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में. नाउ कमिंग to Dalit movement. The Indian social structure was based on inequality. Social reformers like Mahatma Jyotirao Phule, Narayan Guru brought about awakening of the people against the unjust treatment given to the Dalits in the society. Following the teachings of Mahatma Phule, Gopal Baba Valankar and Shivram Janba Kamble worked for the eradication of untouchability. और हमारे इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी. हमेशा से अपर कास्ट लोअर कास्ट सिस्टम चलता ही था. उस समय सोशल रिफॉर्मर्स जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, इन लोगों ने लोगों के बीच जागरूकता लाने की कोशिश की कि दलित्स के साथ जो गलत ट्रीटमेंट होता है सोसाइटी में वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और इनकी टीचिंग्स के साथ महात्मा फूले, गोपाल बाबा वालंकर, शिवराम जनबा कमले, इन लोगों ने बहुत सारे काम भी किए. बहुत सारे वेज के थ्रू ये लोगों ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो सिस्टम है उसे हमारे कंट्री से ख़त्म करने की कोशिश की. इन 1888 गोपाल बाबा वालंकर इन हिज बुक विठल विद वन सन condemned untouchability. Shivram Janba Kamla started the magazine Soma Vanshiya Mitra on 1st July 1908. He raised voice regarding issue of Murlis and Jogdins. He also took initiative for marriage of Devdasis. In Tamil Nadu, Periyar Ramaswamy started a movement for eradication of untouchability. तो 1888 में गोपाल बाबा वालंकर ने बुक लिखी थी विठल विद्वांसन, जिसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसे क्रिटिसाइज़ किया था. शिवराम जनबा कमले ने भी मैगज़ीन स्टार्ट की थी 1 जुलाई 1908 को, जिस पे उन्होंने मुरलीज एंड जोगतिन्स जो रहते थे उनके सपोर्ट में चीज़ें लिखी थी, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा था. और साथ ही साथ उन्होंने जो भी देवदासीज होती थी लड़कियां, उनकी शादी के लिए भी इनिशिएटिव ली है. तमिलनाडु में पेरियर रामास्वामी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए. In 1906, महर्षि विठल रामजी शिंदे started the depressed classes mission for the progress of the Dalits. The important part of their work was to make the Dalits self-respectful. और 1906 में महर्षि विठल रामजी शिंदे ने एक मिशन स्टार्ट किया जो था डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, जहाँ पे दलित्स की जो कंडीशन थी, सोशल कंडीशन, उसे बढ़ाने की कोशिश की, उनकी प्रोग्रेस की कोशिश की. इनके इम्पोर्टेंट कामों में आता है सबसे पहले दलित्स को सेल्फ रिस्पेक्टफुल बनाना, साथ ही साथ उन्हें एजुकेट करना और उन्हें काम में लगाना. और सेकेंड पार्ट में आता है while the second part of their work was to destroy the delusive idea regarding Dalits in the mind of upper class. जितने भी अपर क्लास के लोग हैं उनके दिमाग में दलित्स के लिए जो गलत थॉट्स हैं, उन्हें जो अनटचेबल्स माना जाता है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इन सब को ख़त्म करना.
For this purpose, he founded Marathi school, work school in parts of Parel, Deonar in Mumbai. He actively took part for the benefit of Dalit class regarding Satyagrah for entry in Parvati temple at Pune, Shetkari Parishad of Dalits, Federal Electorate, etc. और इसी ही लिए उन्होंने कुछ मराठी स्कूल स्टैब्लिश किए दलित्स के लिए, और कुछ वर्क स्कूल्स भी खोले पारेल, दियोनर, जो मुंबई में सिचुएटेड है वहाँ पे। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे सत्याग्रह जो कि दलित्स के बेनिफिट के लिए हो रहे थे उस पर पार्टिसिपेट किया, जैसे कि पार्वती टेम्पल ऑफ पुणे में दलित्स को घुसने दिया जाए, और शेतकारी परिषद जो था दलित का उसे सपोर्ट किया, और दलित्स को अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाए उस पर सपोर्ट किया। राजा Rajarshi Shahu gave support to the leadership of Dr. Babasaheb Ambedkar. During his period, he led the non-Brahmin movement. Rajshri Shahu Maharaj made revolutionary declaration for reservation in state of Kolhapur. अब राजश्री शाहू महाराज जो थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कम्प्लीटली सपोर्ट किया। इसी पीरियड में उन्होंने एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया। राजश्री शाहू महाराज ने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी डिक्लेरेशन भी किए कि उनके स्टेट ऑफ कोल्हापुर में जो भी दलित्स है उन्हें रिजर्वेशन दी जाएगी सीट्स की। He made a law for free and compulsory primary education. He did substantial work for abolition of caste distinction. और उन्होंने हर किसी के लिए, चाहे वो दलित हो या अपर कास्ट के लोग हो, सबके लिए एक रूल बनाया कि सबको फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ कास्ट सिस्टम ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। There were 3 restrictions put up in the caste system: interdining, intermarriage, and change of occupation. In this regard, during meetings and conferences, Shahu Maharaj ate food from the hands of Dalit people and overthrew the restriction of interdining. और 3 restrictions थे जो बेसिकली इन दलित्स पे थे। सबसे पहला इंटरडाइनिंग, इनके साथ खाना; इंटर मैरिज, इनके कास्ट में शादी करना; और चेंज ऑफ, इनका कोई अपर कास्ट वाले का जॉब करना, ऑक्यूपेशन चेंज करना। इसी रिगार्ड में शाहू महाराज ने जब बहुत सारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में जितने भी दलित्स थे उनके हाथों से खाना खाया और इनके साथ बैठकर इंटरडाइनिंग की। Shahu Maharaj believed that till the restriction on intermarriage is followed, till then the caste distinction will not be uprooted. और शाहू महाराज का मानना था कि जब तक इन लोगों के साथ शादी नहीं होगी, इंटर मैरिज नहीं होगा, जो आज भी हमारी कंट्री में नहीं ही होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, तब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं किया जा सकता। He passed the act of intercaste marriage and gave it a legal acceptance in his state. और इसीलिए उन्होंने एक इंटरकास्ट मैरिज का एक्ट पास किया जिस पे किसी भी अपर कास्ट एंड लोअर क्लास की मैरिज को अलाउ कर दिया गया। ऑन 22 of February 1918 ही एबॉलिश द बालूतेदारी सिस्टम। 22 of February 1980 में उन्होंने बालूतेदारी सिस्टम को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया by publishing a declaration in the Government Gazette of State of Kolhapur. Permission was granted to practice any occupation by anyone. By giving freedom of occupation by Shahu Maharaj, the people were freed from a type of social slavery. और साथ ही साथ उन्होंने ये अबॉलिश कैसे किया, अपनी गवर्नमेंट में एक डिक्लेरेशन इन्होंने इशू किया जिस पे ये परमिशन दी गई कि कोई भी आदमी कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। और फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन देते ही शाहू महाराज ने जितने भी दलित्स हैं उन्हें कास्ट की जो स्लेवरी हो रही थी उससे फ्री कर दिया, सोशल स्लेवरी से, कि आप लोअर कास्ट हो, आप यही जॉब कर सकते हो, और जो भी अनजस्ट ट्रीटमेंट होता था उसे ख़त्म कर दिया। द जस्टिस पार्टी डिड वैल्यूएबल वर्क फॉर सोशल इक्वालिटी इन साउथ इंडिया. Mahatma Gandhi took up the issue of eradication of untouchability in his hands and put it up on the platform of Indian National Congress. While at Yerwada prison, he debated with the rigid Hindu Pandits
stating that the religious texts of Hindu do not support untouchability. और जो जस्टिस पार्टी थी साउथ इंडिया में वो सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट कर रही थी। महात्मा गांधी ने भी इस अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी इसे जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की और इस प्रॉब्लम को अपने हाथ में लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्लेटफॉर्म बनाकर वो अनटचेबिलिटी ख़त्म करना चाह रहे थे। जब वो येरवाड़ा प्रिजन में थे तो वहाँ पे जो हिंदू पंडित्स थे उनके साथ वो लड़े भी इस नाम पे कि कहीं भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में अनटचेबिलिटी की बात नहीं की गई है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इनके साथ भेदभाव करो, इन्हें गलत ट्रीटमेंट दो। He gave inspiration to Harijan Sevak Sangh by taking inspiration from him, Amrutlal Vittal Das Thakar, alias Thakar Bappa, Appa Saheb Patwardhan, etc. These activists dedicatedly worked for equality. और उन्होंने बहुत सारे हरिजन सेवक संघ को भी सपोर्ट किया, उनसे इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे लोग जैसे अमृत लाल विट्ठल दास हो गए, अप्पा साहेब हो गए, इन सब ने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी हमारे देश में। द स्ट्रगल ऑफ द दलित्स बिगिन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है दलित्स को वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का। He aimed at establishing a society based on principle of liberty, equality and fraternity. He was convinced that the injustice to the Dalits and inequality would not end unless the caste system was completely uprooted. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एम था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। उन्हें ये चीज़ पता थी कि जो भी दलित्स हैं उनके साथ इनजस्टिस होती है, इनइक्वालिटी होती है और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कास्ट सिस्टम को ऊपर ना उठाया जाए, जब तक ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं इन्हें ऊपर की पोजीशंस में नहीं पहुंचाया जाए, इन्हें अपर कास्ट नहीं बनाया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल इक्वालिटी वॉज द राइट ऑफ द दलित्स। ही इंटेंडेड टू कैरी आउट अ मूवमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही स्टैब्लिश द बहिष्कृत Hitkarini Sabha in July 1904. Be educated, be organized and be agitated was the inspirational message given by him to his followers. और उनका ये मानना था कि सोशली इक्वल ट्रीटमेंट मिलना दलित्स का हक है और इसीलिए उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट किए दलित्स के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा चालू की जुलाई 1924 में, जिसका मैसेज था बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी एगिटेटेड। बाबा साहिब बोले गॉट अ बिल पास्ड इन द बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली फॉर द पब्लिक वाटर reservoir to be open to the untouchables. However, in reality, the water reservoirs were not accessible to Dalits and hence Dr. Baba Sahib Ambedkar and his followers started satyagrah at Chavdar Lake in Mahad. और बाबा साहेब बोले ने एक बिल पास कराया बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली के थ्रू कि जो भी पब्लिक वाटर की जगहें हैं वो सारी अनटचेबल्स के लिए भी ओपन रहे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। दलित्स को फिर भी वहाँ से पानी पीने नहीं दिया जाता था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके फॉलोअर्स ने सत्याग्रह स्टार्ट किया एट चवदार लेक जो कि महाद में सिचुएटेड है। ही ऑल्सो बर्न द मनुस्मृति विच एडवोकेटेड इनइक्वालिटी। In 1930, he started सत्याग्रह for the entry of Dalits in कालाराम टेम्पल at नासिक। और इसी जगह पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने चावदार लेक पे प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह किया था, वहाँ पे उन्होंने मनुस्मृति भी जलाई थी क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी की बात की गई है। और 1930 में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था कि कालाराम टेम्पल जो कि नासिक में सिचुएटेड है वहाँ पे भी दलित्स को एंट्री दी जाए। दिस सत्याग्रह वॉज लेड बाय करमवीर दादा साहेब गायकवाड़। और ये जो सत्याग्रह उन्होंने दलित्स के एंट्री के लिए स्टार्ट किया था, इसे लेड किया था करमवीर दादा साहेब गायकवाड़ ने। न्यूज़पेपर वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स मूवमेंट टू क्रिएट अवेकनिंग इन सोसाइटी and to voice out their grief. Dr. Baba Sahib Ambedkar started newspaper like Muk Nayak,
बहिष्कृत भारत, जनता, समता एक्सेट्रा। और न्यूज़पेपर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट के। उन्होंने जो जागरूकता लाई सोसाइटी में और जो लोगों का दर्द था, दलित्स का दर्द था, वो लोगों के सामने लाया न्यूज़पेपर्स के थ्रू। बहुत सारे न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किए थे, जैसे मूक नायक हो गया, बहिष्कृत भारत, जनता, समता एक्सेट्रा। Dr. Baba Sahib Ambedkar established the Independent Labour Party. He opposed the laws that went against the interest of the workers. In 1942, he established All India Scheduled Caste Federation to put forth the issues of Dalits in an effective manner. और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्टार्ट की। उन्होंने अपोज किया ऐसे लॉज का जो वर्कर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्टार्ट किया, जो कि दलित्स की जो भी प्रॉब्लम है उसे प्रॉपरली सामने रखता था। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Dr. Baba Sahib Ambedkar made a significant contribution to the creation of social structure based on equality in modern India. In 1956, along with innumerable followers, he embraced Buddhism that advocated humanity and equality. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हमारी कंट्री पे एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाने का जो इक्वालिटी की बात करता है। हमारी जो मॉडर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद चालू हुई वो इक्वालिटी की बात करती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करती है। और 1956 में अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ वो बुद्धिज़्म फॉलो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, या लोगों को बुद्धिज़्म फॉलो करवाना स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बुद्धिज़्म ही ऐसा रिलीजन है जो ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी की बात करता है। द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजिशन इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये जो इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट का स्ट्रगल चला है, फ्रीडम के साथ साथ इक्वालिटी का स्ट्रगल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न इंडिया के बनने के लिए। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारी कंट्री में फ्रीडम तो चाहिए था, वो तो हर तरफ से चाहिए था, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हम में थी, जो सिटीजन्स में थी। क्योंकि फ्रीडम तो हमें मिल जाती, लेकिन जो एविल्स थे, जो खराबियाँ थी हमारी सोसाइटी की, लोगों की, वो तो ख़त्म नहीं होती। तो फ्रीडम के साथ साथ इन सोशल लेवल्स को भी ख़त्म करना ज़रूरी था, और उसमें सबसे बड़ा सोशल लेवल था इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, जो भी दलित्स के साथ गलत ट्रीटमेंट होता था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कुछ किया है, उन्होंने लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी हमारी कंट्री से अनटचेबिलिटी हटाने के लिए। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।